हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीएम धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। तो मैं लेकर आ चुका हूं इस वीडियो में एमपी बोर्ड का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी बोर्ड ने जो सैम्पल पेपर निकाला है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे, सभी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बगैर किसी देरी के अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि परीक्षा पैटर्न क्या है, क्या क्या होने वाला है। तो अगर आपको सभी को पता हो कि 1 से 5 तक जो हमारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, जो एक एक नंबर के एक रहते हैं, वो लगभग टोटल हमारे 32 मार्क्स के रहते हैं, यानी कि 40%। इस 80 मार्क्स का जो हमारा पेपर है इसमें से 32 आउट ऑफ 80 तो आपके सारे के सारे एमसीक्यूज हो जाने हैं। ठीक है, कितने हो जाएंगे? लगभग 40%, लगभग नहीं 40%। 80 का 40% कितना होता है? 80 का 40% ही 32 होता है। तो 32 तो हमारे एमसीक्यूज होते हैं, यानी कोई भी बच्चा इजीली एमसीक्यूज करके पास हो सकता है अगर उसने तैयारी नहीं की है तो। ठीक है, यानी अपने दोस्तों के सहारे भी पास हो सकता है। क्लियर? दूसरी चीज, 6 से लेकर 15 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे और सभी को 30 शब्दों में लिखना है। और शब्दों की जो सीमा होती है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में नहीं होती है, यानी थियोरेटिकल क्वेश्चन में होती है। 16 से लेकर 19 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो 3 नंबर के होंगे। 75 नंबर में आप 75 शब्दों में लिखना है, 75 वर्ड्स में आपको लिखना है। जो 20 से लेकर 20 तक का मैक्सिमम मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो आपका 4 मार्क्स का आएगा और ये आपको 120 शब्दों में लिखना है। साथ में लिखा है कि 6 से लेकर 23 तक के आंतरिक विकल्प यानी कि आपको ऑप्शनल क्वेश्चन ऑप्शंस दिए हुए हैं। और संख्यात्मक प्रश्नों में शब्द सीमा का कोई बंधन नहीं है, यानी कि नो वर्ड लिमिट इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। वहां पर आप नहीं, जरूरत नहीं है, आपको जितने में करना हो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैंने आपके जो सैम्पल पेपर को है वो थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी अलग अलग दिया था, तो मैंने इसको तोड़कर इसकी पीपीटीज बना ली हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि अंकित हर महीने प्रथम दिन 1,000 रुपये आहरित करता है, यानी कि विड्रॉ करता है। अगर एक बंदा रोज महीने की शुरुआत में, ये मंथ होता है यहाँ पर बिगिनिंग, मिड और एंड, कभी भी 12 महीने में रेगुलर अगर ड्राइंग करता है तो एवरेज टाइम कितना आता है? बिगिनिंग में आता है 6.5 महीने, मिड में आता है 6 और एंड में आता है 5.5 मंथ। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 6/12। तो पहला आंसर क्या होगा? 6/12। अगर कोई भी बंदा बिगिनिंग में हर महीने की शुरुआत में अगर ड्राइंग करता है तो एवरेज टाइम कितना होगा? 6.5 महीने होगा। ख्याति क्या है? गुडविल क्या है? अगर गुडविल की बात करूं तो एक इंटेंजिबल एसेट्स है। आंसर होगा आपका बी। निम्नलिखित में से किसी वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर्ड इज नॉट ट्रांसफर्ड, फॉलोइंग इज ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो भाई देखो, पार्टनर्स का लोन अकाउंट अलग से बनता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाता है, कैश का अकाउंट अलग से बनता है। तो एक ही चीज बचती है, बैंक ओडी। बैंक ओडी को हम ट्रांसफर कर देंगे। ऋण पत्र जिनका हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है, जो ट्रांसफरेबल होते हैं ओनली बाय दी हैंडेड ओवर, उनको बियरर डिवेंचर कहते हैं, यानी कि बाहक ऋण पत्र होंगे वो। आदर्श तरल अनुपात क्या है? लिक्विड रेशियो क्या होता है? 1:1। ठीक है, आइडल लिक्विड रेशियो क्या होगा? आपका 1:1 होगा। कोई भी गलत आंसर मत लगा देना। 2:1, 2:1 करंट रेशियो का होता है, यानी कि चालू अनुपात नहीं पूछ रहा है वो। करंट रेशियो का जो आइडल रेशियो होता है वो 2:1 होता है। रोकड़ प्रभाव विवरण के संबंध में कौन सा लेखांकन प्रमाप है? या विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस इज रिलेटेड टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट? आप सभी को पता होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बनाया जाता है। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए। आगे बढ़ते हैं, अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व कैसा होता है? तो असीमित होता है। कैसा होता है? असीमित, अनलिमिटेड। लाइबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड होगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। ऑन द एडमिशन ऑफ द पार्टनर द न्यू पार्टनर इज नॉट लाइबल। यहां पर क्या आएगा? न्यू आएगा, यहां पर नया साझेदार आएगा। जब साझेदारों के प्रवेश पर विगत हानियों के लिए नया साझेदार कभी जिम्मेदार नहीं होता। भाई पुराने पाप तुम धो, मेरी क्या जिम्मेदारी इसमें? ठीक है, सेवानिवृत्ति साझेदार की पूंजी को नगद में न चुकाकर उसे किस में ट्रांसफर कर सकते हैं? ऋण खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। भाई आप उसको नहीं पे कर पा रहे हो तो आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। ऋण पत्र पर ब्याज का भुगतान की अवधि कितनी होती है? 6 माह की होती है। ठीक है, 6 मंथ होता है इसका आंसर। ठीक है, आपको मिनिमम, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो आप बाय डिफॉल्ट साल में 2 बार आपको ऋण पत्रों पर इंटरेस्ट का भुगतान करना पड़ता है, डिवेंचर्स पर। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार आर्थिक चिट्ठे की को अनुसूची किसमें बनाया जाता है? शेड्यूल 3, ठीक है, 3 के पार्ट 1 में बनाया जाता है। पार्ट 1 में बैलेंस शीट बनती है और पार्ट 2 में क्या होता है? तो आंसर सेम ही होगा। शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बनाया जाता है, बैलेंस शीट को बनाया जाता है, और पार्ट 2 में पीएनएल को बनाया जाता है।
लेखांकन अनुपात तथ्यों की अवहेलना करते हैं। कौन से तथ्यों की? गुणात्मक तथ्यों की अवहेलना करते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को ध्यान में रखकर ये मेरा वीडियो बनाया जा रहा है। द अकाउंटिंग रेशियोज आर इग्नोर द क्वालिटेटिव फैक्ट्स को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते। भाई कोई कंपनी अच्छी है बुरी है उनको नहीं मतलब है, वो फाइनेंशियली जो न्यूमेरिकल डेटा को ही फुलफिल करते हैं या उसी को यूज करते हैं। सत्य असत्य यानी कि ट्रू एंड फॉल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो अच्छी बात है। सर यहाँ पर तो बस सत्य असत्य लिखना है, मार्क्स मिल जाएगा। तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में चालू खाता पृथक से खोला जाता है। भाई परिवर्तन में तो सिर्फ एक ही खाता खोला जाता है, ओनली कैपिटल अकाउंट। इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड द करंट अकाउंट, तो ये फॉल्स हो गया आपका। ठीक है भाई, ये फॉल्स हो गया। आगे हम बात करें यानी कि यह सत्य है। पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्तियों के बिक्रे पर बनाया जाता है, संपत्तियों के बिक्रे पर। अ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ सेलिंग एसेट्स। भाई ये तो रियलाइजेशन, तो ये भी फॉल्स हो गया आपका। ठीक है, अ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, नॉट सेलिंग द एसेट्स। ठीक है, एक अच्छी फर्म ख्याति को अपलिखित कर देती है। अ गुड फर्म रिटर्न ऑफ द गुडविल। ठीक है, बिल्कुल राइट ऑफ कर देना चाहिए हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छी फर्म का वैसे तो इससे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अ गुड फर्म्स राइट ऑफ द गुडविल, तो अच्छी फर्म का कोई यहाँ पर वैसे जरूर नहीं कि अच्छी हो वो। ठीक है, बट कर देना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 बोलता है। तो अब अच्छी फर्म यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है इन्होंने, यानी खराब फर्म नहीं करती है ऐसा तो नहीं है, इसलिए इसको मैं फॉल्स बोलूंगा। यहाँ पर जो गुड फर्म बोला है इसलिए फॉल्स हो जाएगा। जब साझेदारी अवकाश ग्रहण करता है तो उसे ये सत्य भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो वर्ड यूज किया ना गुड फर्म, ठीक है, तो ये कोई बात नहीं हो भैया। अच्छी और खराब क्या होती है? तो कर देना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो AS26 बोलता है कि हाँ कर देना चाहिए, तो ये आंसर आपका सत्य भी हो सकता है। ठीक है, ये आंसर आपका सत्य भी हो सकता है, बट इन्होंने ये बोला ना गुड फर्म, तो भाई ये गलत है। अ फर्म राइट्स ऑफ द गुडविल बिल्कुल कर देना चाहिए, AS26 बोलता है। ठीक है, तो इसलिए ये सत्य हो जाएगा। जब साझेदारी अवकाश ग्रहण करता है, जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उस वित्तीय वर्ष के संपूर्ण लाभ में हिस्सा मिलता है। संपूर्ण नहीं लिखा। व्हेन पार्टनर्स रिटायर्स ही गेट्स द शेयर्स इन द इंटायर प्रॉफिट, ये रॉन्ग हो जाएगा। भाई जिस दिन तक रिटायर हो रहा है वहां तक मिलता है, इंटायर ईयर का नहीं मिलता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। पूरे साल का नहीं मिलेगा, जिस दिन तक वो रिटायर हो रहा है वहां तक के प्रॉफिट में उसको हिस्सा मिलता है। कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल में कर सकती है, बिल्कुल सत्य है। कंपनी इशू द डिवेंचर अदर देन कैश, आपने देखा होगा डिवेंचर को इशू किया जा सकता है फॉर कैश और फॉर अदर देन कैश, यानी एसेट्स वगैरह या बिजनेस वगैरह खरीदने में भी यूटिलाइज किया जा सकता है। 6 है, वित्तीय विवरण विशेष लेखांकन प्रथाओं के आधार पर तैयार किए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल अकाउंटिंग। ठीक है, बिल्कुल इस क्या लिखा है? विशेष लेखांकन प्रथाओं। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर कट हो गया है। स्पेशल अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, या हम कह सकते हैं पोस्टुलेट्स या अजम्पशंस के बेसिस पर तैयार किए जाते हैं। ये सही है, वित्तीय विवरण विशेष लेखांकन प्रथाओं, पद्धतियों, मेथड्स पर आधार तैयार किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। जो भी है अलग अलग पद्धतियां होती हैं उनके आधार पर तैयार किए जाते हैं। सही जोड़ियां बनाइए, सही जोड़ियां। तो आपको ध्यान देना जरा, साझेदारी सामूहिक रूप में। ठीक है, प्रत्येक साझेदार का दायित्व, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, न्यूनतम अभिदान, याचना राशि। साझेदार सामूहिक रूप में फर्म के एजेंट होते हैं। ठीक है, ये तो इससे मिल जाएगा, ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, प्रत्येक साझेदार क्या होता है? संयुक्त एवं पृथक रूप से होता है। ठीक है, तो इसको पहले तो मैं पार्षद अंतर नियम थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसका आ जाएगा इंटरनल मैनेजमेंट, ये हो गया 5वां। पार्टनर्स कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हिंदी में जो है ना गड़बड़ हो जाता है कई बार। ईच पार्टनर्स, लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर्स कैसी होती है? ज्वाइंटली एंड सेवरली। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका तीसरा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये कंपनी का फाउंडेशन होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना चौथा। ईच पार्टनर एजेंट होते हैं फर्म के, ऑफ द फर्म। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है? 90%, ये अपना 6 हो जाएगा। और ले क्या? कॉल मनी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 7। ठीक है, तो पार्टनर्स कलेक्टिवली क्या होते हैं? कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। ईच पार्टनर्स क्या होता है? इज एन एजेंट ऑफ द फर्म। लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर ज्वाइंटली एंड सेवरली। एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का फाउंडेशन होता है, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल अफेयर से रिलेटेड मैटर्स होते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होता है, और कॉल मनी कितना होता है? नॉट मोर देन 25% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का 25% से ज्यादा आप कॉल मनी नहीं डिसाइड कर सकते। तो यहाँ पर भी आप इस तरीके से इनको मैच कर लेंगे। 3, 5, 7, 1, 6, 1 फर्म के एजेंट,
ईच पार्टनर, ये हो जाएगा 2 और ये 4। ठीक है, प्रत्येक साझेदार फर्म के एजेंट होते हैं, वो यहां से यहां तक। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। ठीक है, मैच द कॉलम्स। एक वाक्य में उत्तर देना है, ये बहुत ध्यान से देना होता है आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा लंबा या ज़्यादा कुछ ऐसा सेंटेंस नहीं लिखना होता है, जो आपको जितना जरूरी है उतना ही लिखना है। ठीक है, तो ख्याति का मूल्यांकन का आधार क्या है भाई, किसके बेसिस पर कैलकुलेट की जाती है? मैं तो सीधा बोलूँ तो लाभ। ठीक है, कोई भी अगर आपने मेथड देखा होगा, सुपर प्रॉफिट मेथड या एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो प्रॉफिट लाभ ही क्या है? ठीक है, यानी कि लाभ। ठीक है, लाभ के आधार पर, यानी कि प्रॉफिट के आधार पर, प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, वास्तविक औसत लाभ और सामान्य लाभ पर आधारित अधिक क्या कहलाता है? अधिलाभ, यानी कि सुपर प्रॉफिट। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा आपका? ये सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किससे रिलेटेड होता है? फिक्स एसेट से रिलेटेड होता है, स्थायी संपत्तियों से रिलेटेड होता है। ठीक है, स्थायी संपत्तियां। वसूली खाता किस प्रकार का खाता है? नाम मात्र का खाता है। ठीक है, एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। व्हेन, जब अंशों को निर्गमन अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर किया जाता है, अधिक की राशि क्या कहलाती है? प्रीमियम कहलाती है। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कहलाती है। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम प्रतिभूति प्रीमियम, हिंदी में बोलते हैं प्रतिभूति प्रीमियम। रहतिया को कंपनी के चिट्ठे के किस शीर्षक में दिखाया जाता है? ठीक है, चालू संपत्ति। ठीक है, या हम कह सकते हैं करंट एसेट्स में दिखाया जाता है। ठीक है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिटर ऑन कैश फ्लो? क्रेडिटर को अगर हमने पेमेंट किया तो क्या होगा? पेमेंट करने की वजह से कैश आउटफ्लो होता है। ठीक है, कैश का आउटफ्लो होगा, रोकड़ जाएगी या रोकड़ में कमी होगी। ठीक है, आउटफ्लो, रोकड़ में कमी। तो ये हो गए आपके सभी के सभी वन वर्ड। ये हमने टोटल 32 एमसीक्यूज आपके सॉल्व कर लिए। हार्डली आपको जो है ना 5 से 10 मिनट लगेगा और आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं है तो रिवाइज करिए अकाउंट्स को और हमारे वन शॉट वीडियो देखते रहिए, जिनमें मैंने सभी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझाया हुआ है। इसके अलावा अब यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन शुरू होते हैं। थ्योरी क्वेश्चंस आप लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। इनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो अपडेट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लिस्ट है, वो हमारे एप्लीकेशन प्रज्ञान कॉमर्स आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहां पर सभी फ्री नोट्स। और दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, जो 32 एमसीक्यूज जो आपके आ रहे हैं, इनके चैप्टर वाइज मैंने बिजनेस अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स सभी के टेस्ट हमारे एप्लीकेशन प्रज्ञान कॉमर्स पर अपलोड कर दिए हैं। वहां से आप हर चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं और वहीं पर आप मार्क्स भी चेक कर सकते हैं। और देयर इज नो एनी सिंगल पैसा चार्ज फ्रॉम यू, आपसे एक भी रुपए नहीं लिया जाएगा, आपको ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो अगर आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साझेदारी संलेख से क्या आशय है? आप सभी जानते हैं साझेदारी संलेख क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, जिसमें हम सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखते हैं। ठीक है, जो दो पार्टनर्स या दो से ज्यादा जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जिन पर वो फ्यूचर में झगड़ सकते हैं, वो सारी बातों को इसमें लिखते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा लिखी है। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होती है? When two or more person comes together for the purpose of earning profit is known as partnership. ठीक है, which is run by all or any of them acting for all, जो सबकी ओर से किसी और, सबकी ओर से किसी के एक द्वारा या सबके द्वारा चलाया जा सकता है, ये डेफिनेशन है। अजय तथा विजय 3 और 7 के रेशो में अनुपात में फर्म में साझेदार है। उन्होंने संजय को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया। नया अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है भाई, पुराना रेशियो 3:7 है। ठीक है, अगर 3:7 है और नए पार्टनर संजय को इन्होंने पार्टनर बनाया 1/4 के लिए, तो 1/1 में से 1/4 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 3/4। अब इस 3/4 में ओल्ड पार्टनर्स का, तो अजय का नया रेशियो कितना होगा? इस 3/4 में उसके ओल्ड रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/10, तो कितना हो जाएगा? 9/40। और अजय के बाद दूसरा कौन है? विजय। विजय को भी 3/4 में 7/10 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 21/40। और नया पार्टनर आया 1/4 के लिए अजय। अजय के बाद नया पार्टनर कौन है? संजय। तो संजय का रेशियो कितना हो जाएगा? 1/4 का 10/10 कर दीजिए, हो जाएगा 10/40। तो नया रेशियो कितना आ गया आपका? 9:21:10। ठीक है, ये आपका नया रेशियो। आसान है। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है रानू, भानु और शानू समान अनुपात में साझेदार हैं। वो भविष्य में 3:1 के अनुपात में लाभ बांटने के लिए निर्णय लिए करते हैं। लाभ प्राप्ति और त्याग का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे? रानू भानु जो पार्टनर्स हैं वो इक्वली पार्टनर्स थे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अलग उसमें ले लेते हैं। रानू भानु और एक और कौन है? रानू भानु और शानू,
ये पुराना जो ओल्ड रेशियो था इनका वो 1:1:1 यानी कि 1/3 1/3 1/3 था। अभी जो इनका न्यू रेशियो हो गया वो हो गया 3:1। ठीक है, यही है। अभी नया रेशियो 3:1 हो गया है। अब इनका गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो कोई भी एक फॉर्मूला लगा लीजिए, सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर मैं रानू की बात करूं तो ओल्ड रेशियो 1/3 था, नया रेशियो 3/6 है। अगर हमारा एलसीएम 6 है तो ये हो जाएगा 2 - 3, आंसर आ रहा है -1/6। और ये फॉर्मूला सेक्रीफाइस का आंसर माइनस में आ रहा है, इस बंदे को क्या हो गया, गेन हो गया। ठीक है, भानु की बात करें तो भानु का कितना है 1/3 1/3 - 2/6। अगर देखा जाए तो इसका कोई चेंज नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 2 - 2/6 = 0/6, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया। और लास्ट में जो हमारा सानू है, सानू का पुराना रेशियो 1/3 था, नया रेशियो 1/6 हो गया है, तो 2 - 1/6 = 1/6। इस बंदे को क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया डन। ठीक है, तो ये आपका इस बंदे को गेन और इसको सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है, एक साझेदार का फर्म से निवृत्ति से क्या अर्थ है, व्हाट इज द मीन बाय द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फ्रॉम फर्म। क्या मतलब होता है भाई, जब एक पार्टनर अगर फर्म को छोड़ना चाहता है तो वो नोटिस देकर और एज पर द टर्म्स ऑफ डीड पार्टनर रिटायर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर वो अपने सारी का सारी कैपिटल और जो भी उसके करंट अकाउंट का बैलेंस है, जो भी उसकी गुडविल है, वो लेकर चला जाएगा और वो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है। एक साझेदार का फर्म से निष्कासन क्या है भाई, अगर उसने कुछ ऐसा काम किया जो करना नहीं चाहिए था तो उसको भगा सकते हैं, तो भगाने को साझेदार का निष्कासन कहा जा सकता है। यानी कि साझेदारी जो डीड है हमारी, साझेदारी संलेख के अनुसार उसने कुछ ऐसा कृत्य किया है, कहते हैं ना कोई ऐसा काम किया है, जघन्य अपराध किया है, तो उसे भगाया जा सकता है। साझेदारी विघटन एवं फर्म के विघटन में कोई दो अंतर बताइए भैया। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, दोनों में फर्क क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है फर्म का बंद हो जाना, एसेट्स का बिक जाना, लाइबिलिटीज का पे ऑफ कर देना, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। ठीक है, या चेंज इन पीएसआर, जिसमें हमारी नई डीड बनती है, दोबारा से डीड बनती है और इसमें बिजनेस कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो ये डिसोल्यूशन चैप्टर से ये क्वेश्चन है। वसूली खाता में पुनर्मूल्यांकन खाते में कोई दो अंतर लिखी, बड़े आसान है। वसूली खाता कब बनाया जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और रिवोल्यूशन अकाउंट कब बनाया जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, दूसरी चीज इसमें हमारा एसेट्स का रिवोल्यूशन होता है पुनर्मूल्यांकन खाते में, एसेट्स और लाइबिलिटीज में जो कमी और बढ़ोतरी होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को सेल किया जाता है, या हम कह सकते हैं लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, एमपी बोर्ड का ज्यादातर पेपर थियरी से भरा रहता है, तो थियरी थोड़ा सा ध्यान से देखना है। प्राविवरण का कोई दो विशेषताएं लिखिए। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्यों होता है, ये कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन होती है शेयर इशू से रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी जाती है। कंपनी की शेयर इशू की प्राइस क्या है, टर्म्स ऑफ इशू क्या है, ठीक है, कैसे पैसा आएगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स वगैरह, ये सब दिया जाता है। कंपनी की इंफॉर्मेशन कंपनी पब्लिक को इन्वाइट करती है, उसी को प्रोस्पेक्टस कहते हैं। निजी कंपनी की कोई दो विशेषताएं लिखिए। कैन नॉट द मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ द कंपनी 200 एंड कैन नॉट इशू द शेयर्स। ठीक है, वो अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकती पब्लिक में। ठीक है, दूसरा, कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सही है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ। ठीक है, क्यों कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि किसी ना किसी एक्ट में, कंपनी एक्ट 1956 हो या कंपनी एक्ट 2013 हो, उसमें कंपनी का जन्म होता है, तो उसे बनाया जाता है, दैट्स व्हाई कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सार्वजनिक कंपनी के पृथक अस्तित्व का प्रतीक है, स्पष्ट कीजिए। कॉमन सील इज द सिंबल ऑफ द सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, कैसे एक्सप्लेन करोगे भाई। सीधी सी बात है, कंपनी के मालिक, कंपनी का जो मालिक होते हैं वो कंपनी नहीं चलाते, कंपनी कौन चलाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं एक प्रकार के। ठीक है, वो अलग बात है, वो प्रोफेशनल होता है। दूसरी चीज, वो बदलते रहते हैं, तो कंपनी का रिप्रेजेंट कौन करता है, कंपनी की कॉमन सील रिप्रेजेंट करती है। बट क्या कॉमन सील होना कंपलसरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी से 2013 बोलता है कि भैया कंपनी की कॉमन सील रिक्वायर्ड नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, साइन से भी काम चल जाएगा। ऋणपत्रधारी की वैधानिक स्थिति लिखिए। क्या है, राइट द लीगल स्टेटस ऑफ द डिवेंचर होल्डर। क्या लीगल स्टेटस है भाई इनका, कंपनी के जो क्रेडिटर होते हैं, ठीक है, कंपनी की जो एसेट्स होती हैं, अगर उनको मॉर्गेज किया गया है तो उनके ऊपर इन्हीं का अधिकार होता है। दूसरी चीज, ये फिक्स इंटरवल के बाद इनको इंटरेस्ट चाहिए और ये कंपनी के मालिक नहीं होता है। दूसरा, शून्य कूपन दर ऋणपत्र से क्या होता है, व्हाट इज द मीन बाय जीरो कूपन रेट डिवेंचर, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं होता है। ठीक है, जिन पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, जिन पर हम कह सकते हैं कि नॉर्मली ये डीप डिस्काउंटेड या जीरो कूपन रेट होता है, मतलब ये 100 की चीज आपको 90 में दे देंगे और रिटर्न करते टाइम आपको 100 रुपए वापस मिल जाएंगे, जस्ट लाइक ट्रेजरी बिल की तरह होते हैं। ठीक है, इन पर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, जीरो कूपन रेट होता है। वित्तीय विवरण की कोई दो विशेषताएं लिखिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है भैया, ये पर्टिकुलर डेट को बनाए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम कह सकते हैं कि इससे हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है, बहुत सारी चीजें लिख सकते हो।
ठीक है। दूसरा, वित्तीय विवरण की कोई दो सीमाएं लिखिए, कैन नॉट डिस्क्लोज द फ्यूचर डेटा। और हम कह सकते हैं दूसरी चीज, और क्या सीमाएं लिख सकते हैं, दो सीमाएं लिखनी है आपको। और दूसरी, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। अगर हिस्टोरिकल डेटा ही रॉन्ग है तो ये भी रॉन्ग होगा। ठीक है। दूसरी चीज, ये आपको कंप्लीट पिक्चर नहीं देते हैं, ये लिमिटेड पिक्चर ही बताते हैं। दूसरी चीज, बायस हो सकते हैं, अगर किसी बनाने वाले ने अगर कुछ गलत बनाया है तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा। निम्नलिखित सूचनाओं से ऋण क्षमता अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला पूछा है कि भाई हमको क्या कैलकुलेट करना है, डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करके दिखाना है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी, इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड, इन दोनों को जोड़ दोगे तो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। शेयर होल्डर फंड कितना होगा, 7 लाख आ जाएगा। और डेट तो अपने पास दे ही रखा है, 3.5 लाख है बस। तो 3.5 लाख, 3,50,000 डिवाइडेड बाय 7.5 लाख। तो डेट टू इक्विटी का अपना आंसर आ जाएगा 0.5/1। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा डेट टू इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। सेम ही चीज थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं से चालू अनुपात ज्ञात कीजिए। चालू अनुपात ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चालू अनुपात यानी कि करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है। इस पूरे क्वेश्चंस में आप देखिए, करंट एसेट्स ये दिख गई है, करंट लायबिलिटी ये रही, हमको जरूरत ही नहीं है कुछ और चीजें ढूंढने की। तो करंट एसेट्स हमारी कितनी है, 4 लाख रुपए की है, और करंट लायबिलिटी कितने की है, 2.5 लाख रुपए की है बस। इससे इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना होगा, 1.6/1। ठीक है, 1.6/1 ये आपका आंसर होगा। कैसे किया सर आपने, मैंने क्या किया, 400 को 250 से डिवाइड कर दिया, 25 से डिवाइड करा, तो 25 8 200 होता है। ठीक है, और 8 का दुगना कितना, 16 होता है, पॉइंट लग जाएगा, ऐसा आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब आपको जैसे करना हो कर सकते हो आप, ये करना था। ठीक है। दूसरा, गैर रोकड़ मदें क्या होती है, व्हाट इज द नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम ऐसे होते हैं जिनकी वजह से प्रॉफिट तो कम हो जाता है, बट उसकी वजह से कोई भी हमारे पास कैश आउटफ्लो नहीं होता, जैसे डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ये सब चीजें नॉन कैश आइटम्स की कैटेगरी में आती हैं। ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। व्हाट इज मीन बाय द कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट जो कैश रोकड़ तुल्य क्या होते हैं, तो जो कैश के बराबर होते हैं। कैश इन हैंड के अलावा कैश एट बैंक, चेक इन हैंड, ड्राफ्ट इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब रोकड़ तुल्य होते हैं। ठीक है। किसी साझेदार की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना किस प्रकार की जाती है। मैंने अपने वन शॉट वीडियो में बताया था कि जितनी भी आइटम क्रेडिट साइड आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो उसको दिए जाते हैं, और जितने भी डेबिट साइड आते हैं वो उससे ले लिए जाते हैं। यानी कि करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट अप टू दी रिटायरमेंट है, गुडविल है, इसके अलावा रिजर्व्स में कुछ भी हिस्सा है, तो ये सब चीजें उसको मिल जाएंगी। ये सब चीजों को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे। और माइनस क्या कर देंगे, माइनस क्या करेंगे, जो भी उसका अगर करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, लॉस अप टू द रिटायरमेंट है, उसकी ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये हम उससे माइनस कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस कर देंगे, अगर उसको सैलरी मिलती है तो प्लस कर देंगे, अगर उसको कमीशन मिलता है तो प्लस कर देंगे, ये सब चीजें। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी। एक साझेदार का फर्म से अलग होने का कोई 3 कारण लिखिए। भाई बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, एक तो पर्सनली वो उसको कोई दिक्कत नहीं, वो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है, या फॉरेन जाना चाहता है, या उसकी साझेदारों से बन नहीं रही है, तो इन चीज़ों की वजह से, या उसके हेल्थ इश्यूज हैं, तो साझेदार पृथक हो सकता है। राम लिमिटेड ने एक अंशधारी है। ठीक है, ये थोड़े से पिक्सल्स पड़ गए क्योंकि क्वेश्चन मैंने जूम कर दिया थोड़ा सा। तो राम लिमिटेड ने एक अंशधारी के 10 रुपए वाले पूर्ण यचित 50 अंशों को जब्त कर लिया है। ठीक है, यानी राम लिमिटेड फॉरफिट कर रहा है 50 फुल्ली कॉल्ड शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ शेयर होल्डर, and the shareholder had paid 3 per share on application but could not pay 3 on per share allotment and 4 per share on final call। भाई जितना पैसा नहीं दिया है वो हम लोग कॉल से एरियर्स में डाल देंगे, और जो दे दिया है उसे हम किस में डाल देंगे, फॉर फ्यूचर अकाउंट में डाल देंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एंट्री क्या होगी। तो जितना पैसा दे दिया था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, बंदे के पास कितने शेयर थे, 50 शेयर थे, 50 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा डेबिट। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, और शायद अलॉटमेंट का भी नहीं दिया है। ठीक है, तो 50 शेयर पे 3 रुपए इसका, और 50 शेयर पे 3 है 4 है, देख लेते हैं एक सेकंड। कुड नॉट पे 3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड 4 पर शेयर ऑन कॉल, 4 है अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट को मैंने बाद में लिख दिया है, तो ये 3 आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉल 4 है और ये 3 है, तो ये 200 रुपये इसका नहीं आया और 150 रुपये इसका नहीं आया, तो 350 नहीं आया, 350 आ गया होगा। इसको हम किस में कर देंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, 50 × 3 के हिसाब से हम फॉरफिट कर लेंगे बस।
उसने यही पूछा है, प्रिपेयर द जनरल एंट्री फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर, एक एंट्री और 3 मार्क्स हमारे। आगे बढ़ते हैं। इंदौर की अमन लिमिटेड ने 6 लाख का एक भुवन ट्रेडर से खरीदा। उन्होंने 1 लाख रुपए नकद और शेष राशि 100 रुपए वाले 5000 समतांशों और अंश पूर्णदत्त निर्गमित किए हैं। कंपनी की वही में जनरल प्रविष्टियां कीजिए। ठीक है, इसकी एंट्री तो यही कर सकते हैं हम। एसेट्स अकाउंट डेबिट, हमने क्या खरीदा, बिल्डिंग खरीदी है। हमने क्या खरीदा, भवन खरीदा है, तो हम लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग खरीद ली हमने, कितने की खरीदी बिल्डिंग, 6 लाख रुपए की। इसके बदले हमने कैश दे दिया, 1 लाख रुपए का हमने क्या कर दिया, नगद भुगतान कर दिया। और बाकी हमने किससे खरीदा था, भुवन ट्रेडर्स से खरीदा था, तो भुवन लिख दो, भुवन ट्रेडर्स को 5 लाख रुपए का भुगतान करना, पहली एंट्री हो जाएगी। दूसरी एंट्री में क्या करेंगे हम, भुवन ट्रेडर्स को डेबिट करेंगे 5 लाख से, और हमने उनको क्या दे दिया, 100 रुपए वाले 5,000 समतांश दे दिए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 5 लाख का हिसाब पूरा, बस खत्म। ये एंट्री, 2 एंट्री और 3 नंबर हमारे। दूसरा क्या, स्नेहा लिमिटेड ने 1,000 रुपए वाले 1,000 ऋण पत्र 100 रुपए प्रीमियम पर जारी किए, 200 आवेदन पर तथा 300 आवंटन पर प्रीमियम सहित एवं शेष याचना पर दें। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। टोटल इसकी 6 एंट्रियां होंगी। ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बड़ा दे दिया 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन आसान है। हम लोगों ने 1,000 रुपए के 1,000 शेयर इशू किए। 1,000 रुपए के 1,000 शेयर इशू करने का मतलब क्या है भैया, 1,000 रुपए के 1,000 शेयर इशू किए हमने। ठीक है, तो हमको सारी एंट्रीज करनी पड़ेंगी। तो क्या क्या एंट्रीज होंगी, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, सॉरी इक्विटी शेयर नहीं है, कितने परसेंट डिवेंचर है, कितने परसेंट डिवेंचर है, परसेंट डिवेंचर बोला ही नहीं आई थिंक। ठीक है, एप्लीकेशन पे 200 है, तो एप्लीकेशन 300 ऑन अलॉटमेंट। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, तो आपके पास कितना पैसा आएगा, 1,000 शेयर्स, 1,000 डिवेंचर 200, तो कितना हो जाएगा, 2 लाख या 20,000, 3,2,5,0 यानी कि 2 लाख। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, दूसरी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अकाउंट, कितना, 2 लाख 2 लाख। तीसरी एंट्री क्या होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर अकाउंट, कितना, 1,000 शेयर्स पर 300 रुपए, तो कितना हो जाएगा, 3 लाख 3 लाख। फिर सारा पैसा रिसीव भी हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने थोड़ा मतलब 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग इससे पहले वाले क्वेश्चन छोटे थे और ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अब अलॉटमेंट पे कितना बच जाएगा, फर्स्ट कॉल पे कितना बचेगा, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा आ जाएगा, 1,000 डिवेंचर और एक डिवेंचर पर 500, तो कितना हो जाएगा, 5 लाख। टू डिवेंचर अकाउंट में कितना चला जाएगा, 5 लाख। और 6 एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, 5 लाख 5 लाख, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था 200, ओहो सॉरी प्रीमियम भी था इसमें, ओके 100 रुपए का प्रीमियम था, 100 रुपए इंक्लूडिंग 100 रुपीज प्रीमियम। ठीक है, तो थोड़ा सा बी केयरफुल, हमने यहाँ पर गड़बड़ कर दी एंट्री, डिवेंचर अलॉटमेंट की जगह यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2 लाख, यहाँ पर आएगा 1 लाख। ठीक है, बाकी सब ठीक था। और यहाँ पर अब ये 600 रुपये बचेगा। ठीक है, 600 रुपये होगा तो ये 6 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये 6 लाख रुपए हो जाएगा, प्रीमियम भी था इसमें। ठीक है, यहाँ पर प्रीमियम भी था। ठीक है, और ऑल अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड, पास एंड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ये 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था। आगे हम बढ़ते हैं। प्राची लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 800 ऋण पत्र 10% बट्टे पर जारी किए, 40 आवेदन पर 6 आवंटन पर दिए हैं। ठीक है, सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। आपका 10% डिस्काउंट पर है, 40 रुपीज एप्लीकेशन पर है, एंड द बैलेंस अलॉटमेंट ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव, पास द जनरल एंट्रीज। एंट्रीज क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन टू डिवेंचर्स, यहाँ पे 6% डिवेंचर्स है। ठीक है, दूसरी एंट्री कितनी से हो जाएगी, अब बस यहाँ पर काम की बात यह है कि 100 का डिवेंचर 90 में इशू हुआ है, तो एप्लीकेशन पर कितना है, एप्लीकेशन पर 40 अगर है तो अलॉटमेंट पर कितना होगा, 60 होगा, लेकिन इसमें डिस्काउंट है तो 50 प्लस 10 रुपीज का डिस्काउंट होगा, 10 रुपीज का डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो ये एंट्रीज आप कर लेंगे।
वित्तीय विवरणों के कोई 3 उद्देश्य लिखिए, राइट एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव लिखने हैं आपको, थ्योरी क्वेश्चन है। दूसरा है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी के चिट्ठे की समता एवं दायित्व के पक्ष के प्रमुख शीर्षकों के नाम लिखिए। समता एवं दायित्व, इक्विटी एंड लायबिलिटी के प्रमुख क्या पूछा है, मेजर हेडिंग्स पूछी है। मेजर हेडिंग्स कौन कौन सी होती है, शेयर होल्डर फंड होता है, नॉन करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है, ये आपको लिखने दे। बट कमाल है, आपसे मेजर हेड पूछे हैं ऑफ द इक्विटी एंड लायबिलिटी ऑफ साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज पर द कंपनी एक्ट। मेजर हेड पूछने का इतना मार्क्स दे रहे हैं यार, गजब है, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर आपकी राम तथा मोहन 2 साझेदार है, 5:2 का रेशियो है, साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर 5% का ब्याज है। राम प्रति माह सैलरी पाता है, 500 रुपये प्रति माह का सैलरी है प्रति माह का सैलरी है, और राम की पूंजी 50,000 और मोहन की पूंजी 30,000 रुपए है। वर्ष में राम को 5,000 तथा मोहन को 8,000 रुपए का आहरण किया। 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष का शुद्ध लाभ 45,000 है। पूंजी पर ब्याज एवं वेतन देने के पूर्व था, यानी कि ब्याज भी देना है और पूंजी पर ब्याज भी देना है और वेतन भी देना है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी बोला हुआ है कि जो प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी है, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना है। यहाँ पर ये लीजिए आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं, तो ये हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले तो प्रॉफिट बाय बैलेंस बीडी या बाय नेट प्रॉफिट, 45,000 का नेट प्रॉफिट था, 45,000 का नेट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट कितना देना है, पूंजी पर 5% ब्याज देना है, और पूंजी कितनी है हमारी, सैलरी है 500 पर मंथ, राम्स कैपिटल 50 और मोहन की 30,000, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी, राम की 50,000 है, 50,000 की कैपिटल का 5% कितना होगा, 2500 होगा, और मोहन की कैपिटल 30,000 रुपए, 30,000 की कैपिटल का 5% कितना होगा, 1500 होगा। सैलरी मिलती है, सैलरी किसको मिल रही है, सैलरी किसको मिलती है, 500 पर मंथ, ठीक है। राम इन टाइटल है, राम को सैलरी टू राम, तो 500 इंटू 12 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। और कुछ है पूरे क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, यू कैन सी पूरे क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। राम कैपिटल इतनी थी, मोहन कैपिटल इतनी, ड्यूरिंग देयर राम विड्रॉ 5,000 एंड मोहन विड्रॉ 8,000, ये ड्रॉइंग है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इतना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए इन दोनों चीजों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। बस अब अपने को क्या करना था, ये 45,000 में से कितना हो गया, 3 4, 10,000 कम कर दोगे, 35,000 को किस रेशियो में बांट दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राम और मोहन को बढ़ जाएगा। राम और मोहन का रेशियो क्या था, 5:2 था, ठीक है। तो 35,000 का 5/7 और 35,000 का 2/7 कितना हो जाएगा, 10,000 इसका और 25,000 इसका। बस ये क्वेश्चन बन गया आपका। सोचिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको 4 मार्क्स में दिए गए, बस इतना सा करना है, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन भी वही लाभ हानि नियोजन खाते का है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। त्याग अनुपात एवं प्राप्ति अनुपात में कोई 4 अंतर लिखिए। लाभ हानि खाता जो लाभ खाता होता है, या त्याग अनुपात या लाभ प्राप्ति अनुपात होता है, उसके बीच में डिफरेंस पूछा है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन होगा, डिफरेंस लिखना है। 1 जनवरी 2023 को ख्याति का मूल्यांकन विगत 4 वर्षों की औसत लाभ, ये 2/5 यानी कि 2.5 वर्षीय क्रय के आधार पर करना है। यानी कि पहले तो आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट में आपको 2.5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही गुडविल होगी। अब आपको क्या करना है, एक हानि है, एक नेगेटिव है, तीनों लाभ है, तो इनको तीनों को जोड़िए। 32 को जोड़ेंगे 60, और ये हो गया 70, 70 30 1 लाख, 1 लाख में से 20,000 घटाएंगे तो 80,000 बचेगा। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, एवरेज प्रॉफिट आएगा, इन चारों का टोटल किया मैंने माइनस हटाकर, तो ये हो गया 80,000। यहां से यहां तक टोटल किया तो 1 लाख आया, ठीक है। 30 30 90 1 लाख, 1 लाख में से 20,000 माइनस 80, 80 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया, 20। तो गुडविल कितनी होगी, 20,000 का 2.5, बताइए गुडविल कितनी होगी, 40 और 1 50। कितना सरल आसान क्वेश्चंस आपको देखने को मिला, ठीक है। ये गुडविल का वैल्यूएशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंशों में कोई 4 अंतर लिखिए। भाई बचपन से चला रहा है, मेरे टाइम से लेकर अभी तक ये डिफरेंस जाता ही नहीं है हमेशा। अंश एवं अंश संस्कंद में डिफरेंस लिखिए, ये एग्जाम में आने के कम चांस है, सैंपल पेपर में डाल दिया, बट आप कर सकते हैं इसको भी, ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है। निम्नलिखित सूचनाओं से संचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रभाव ज्ञात कीजिए। अब आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम, क्या कैलकुलेट करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी,
ठीक है, सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है, तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर निकाल लेते हैं। प्रॉफिट ऑफ द ईयर कैसे निकलता है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है, तो 1.8 लाख माइनस 1.2 लाख, तो कितना हो जाएगा? करंट ईयर का प्रॉफिट कितना हो जाएगा बच्चों? करंट ईयर का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना आ गया? 60,000। ठीक है, 60,000 आ गया। अब 60,000 में प्राप्य विपत्र यानी कि हमारी करंट एसेट्स है। ठीक है, यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स, ये भी करंट एसेट्स है, ये नॉन कैश आइटम है, ये करंट लायबिलिटी है, ये करंट एसेट्स है, ये इंटेंजिबल एसेट्स है, और ये क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स यानी कि करंट लायबिलिटी। अब गुडविल देखिए, गुडविल आपकी क्या हो रही है 2020 में? कम हो रही है या बढ़ रही है? कम हो रही है, तो राइट ऑफ की होगी। कितने से कितनी? 26,000 की राइट ऑफ हो गई। तो इसमें अपन क्या करते हैं? प्लस ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो इसमें सबसे पहले अपने पास पहली चीज तो समझ में आती है कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक 80 से बढ़ के एक 92 हो गया। तो सबसे पहली चीज तो हमने डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर किया होगा कितना? 12,000। 12,000 तो ये हो गया। और गुडविल को हमने क्या किया है? रिटर्न ऑफ किया है। गुडविल कैसे रिटर्न ऑफ हो रही है? एक 20 से 96 हो गई है, तो 20 और 4 24,000 ही हो गई, और टोटल आपने 36,000 इसमें आपने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 96,000। ये आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब वर्किंग कैपिटल चेंज में आपके पास बिल्स रिसीवेबल है। बिल्स रिसीवेबल आप देखेंगे 80 से ये इंक्रीज हो रहा है, तो माइनस हो जाएगा। इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल कितना इंक्रीज हो रहा है? 80,000 से 1,08,000 हो रहा है, तो 28,000 रुपए आपके पास से कैश जा रहा होगा। दूसरा देख राया, ये आपके पास देख राया को क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग रेंट। 9,600 से बढ़ गया, तो टोटल अपने पास कितना बढ़ गया? 14,400। 14,400 से बढ़ गया, तो 14,400 से इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट, ये अपना फायदा है 14,400। इसकी वजह से हमारे पास कैश आया कैसे होगा? ये हमने पीएनएल अकाउंट में, इसकी वजह से प्रॉफिट कम होता है बट पैसा जाता नहीं है, तो दैट हम इसको क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। इसके बाद और क्या है हमारे पास? प्रीपेड इंश्योरेंस है। 8,400 से 7,200 हो रहा है, कम हो रहा है, और कम होने की वजह से पैसा आएगा। कितना कम हो रहा है? 1,200 रुपए। ठीक है, डिक्रीज इन इंश्योरेंस या प्रीपेड इंश्योरेंस 1,200 रुपए, ये भी अपना पॉजिटिव हो जाएगा। अगला क्या है? गुडविल हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। क्रेडिटर्स अपने पास 80 से 1,08,000 हो रहे हैं, ये भी अपना फायदा है। इंक्रीज इन क्रेडिटर कितने से कितने हो रहे हैं? 80 से 1,08,000 हो रहे हैं, तो 28,000 रुपए हमारे पास ये फायदा हो गया अपना। बस इतने ही आइटम है, सारे आइटम ले चुके हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी ले चुके हैं, चलो कर लेते हैं। अब 28 से 28 कट हो गया, सीधा 14,400, 15,600। 15,600 इसमें हम ऐड कर देंगे, और आंसर कितना आएगा? 10 जोड़ोगे तो 1,06,000, 1,11,600, 1,11,600, ये आपका आंसर है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। भाई 4 उद्देश्य लिख सकते हो आप। अगर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन से दिक्कत है तो आप थ्योरी को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का नॉलेज देता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में होने वाले चेंजेस का पता चल जाता है। ठीक है, इससे हमारे कहीं ना कहीं कैश जो आ रहा है और जा रहा है उसके बीच में जो डिफरेंस आया है, चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और कंपनी के परफॉर्मेंस का पता चल जाता है, मैनेजर के परफॉर्मेंस का पता चल जाता है। ये सब हमारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ पर हमने सैंपल पेपर को ऑलमोस्ट खत्म किया है लगभग 40 मिनट्स में। तो यहाँ तक आपको मैंने पूरा सैंपल पेपर करा दिया है। मैं और भी बहुत सारे सैंपल पेपर्स यहाँ पर मैं लेकर आने वाला हूँ। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट सैंपल पेपर में, जिसमें हम बिजनेस स्टडीज़ या इकोनॉमिक्स जो भी होगा हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिएगा।